अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई की सियासी किस्मत का फैसला तोशाखाना केस के फैसले से जुड़ा है। ये केस अपने हतमी मराहिल में है और तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से इस केस को लटकाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इल्तवा पे इल्तवा मांगा जा रहा है। आज भी इस केस की समाअत सेशन कोर्ट में जारी रही और दूसरी जगह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से महफूज किए गए फैसले का इंतजार रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का महफूज फैसला सामने आया तो इसमें किसी हद तक चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल गया है। फैसले में जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ये कहते हैं कि सेशन कोर्ट फरीकैन को दोबारा सुनकर केस के काबिल समाअत होने का फैसला करे, यानी ये मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा है। ट्रायल कोर्ट दरखास्त पर फैसला करते वक्त पिटीशन में उठाए गए नकात का भी जवाब दे। इसके अलावा अदालत ने तोशाखाना केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी और कहा है कि आला अदालतों के फैसले मौजूद है कि सिर्फ ठोस वजूहात और शवाहिद पर केस ट्रांसफर किया जाए, जबकि अदालत ने गवाहान की फहरिस्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही तोशाखाना केस की समाअत करेंगे और फैसले में यह भी कहा गया है कि दरखास्त गुजार के वकील के मुताबिक केस हतमी दलाइल के लिए मुकर्रर है और दरखास्त गुजार यकीनी बनाए कि ट्रायल कोर्ट जब भी हतमी दलाइल तलब करे वो दलाइल दें। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा कि जज को सोशल मीडिया पर मुबैना पोस्ट के इल्जाम पर केस से अलहदा होने का कहा गया। जज पर तासुब के इल्जाम पर केस ट्रांसफर करने की दरखास्त दी गई जो ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद की है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने खुद से मंसूब सोशल मीडिया पोस्ट से इनकार किया। तमाम अफराद से इंक्वायरी की जाए जिन्होंने जज से मुतल्लिका पोस्ट बगैर तस्दीक जज को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि वकील दरखास्त गुजार ने कहा है कि वो गैर जरूरी जल्दबाजी के बायस फेयर ट्रायल का हक मुतासर होने पर केस ट्रांसफर करते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जज से मंसूब सोशल मीडिया पोस्ट जाली। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ऐसा अदालत को बदनाम और अदलिया के वकार को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया है। अदालत ने एफआईए को जज से मंसूब सोशल मीडिया पोस्ट की तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया। इन फैसलों के बाद हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से पीटीआई पर सख्त तनकीद की जा रही है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पीटीआई तलाशी देने से भाग रही है और केस को लटकाने के लिए हर हरबा आजमा रही है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म अताउल्लाह तारड़ इस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जरा उसकी झलक आपके सामने रखता है। बेगुनाही का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, टेक्निकलिटीज का सहारा लिया जा रहा है, एक के बाद एक बहाना बनाया जा रहा है कि उस खरीदार को लाते कटहरे में बतौर गवाह कि जी ये खरीदार है, ये मेरी हक हलाल की कमाई है जो मैंने इसको दी ये घड़ी खरीदने के लिए, ये तोहफे खरीदने के लिए। मेरे से गलती हो गई, मैंने डिक्लेयर नहीं किया, मैं माफी चाहता हूँ। ये तरीका था बड़के मारना, दो झंडे लगा के रियासत मदीना की बातें करना। और करतूत ऐसे हैं कि 4 बकरियां, 1 तोला सोना नहीं और 5 लाख का फर्नीचर। ये दुनिया का वाहिद ठग और नौसरबाज है जिसकी रिटर्न ऐसी निकली है। पाकिस्तान के किसी हुक्मरान की ऐसी रिटर्न नहीं है। इस पे चोरी के धब्बे हैं, इस पे हराम की कमाई के धब्बे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने भी अदलिया की सहूलतकारी पर सख्त तनकीद की और कहा कि आज भी चेयरमैन पीटीआई की सहूलतकारी की जा रही है। मैंने कहा कि जो वो लाडला है उसके लिए साथ स्पेशल ट्रीटमेंट है। आपने देखा होगा हम सब ने जूते खाए हैं इस मुल्क में, हम सब ने मारे खाई हैं। हमने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, कभी किसी इदारे पे उंगली नहीं उठाई, कभी खुदा ना खास्ता हमने ये कोशिश नहीं की कि जी हम इदारों को मुतनाज़ बनाएं। यहाँ पे उस शख्स ने हर रेड लाइन पाकिस्तान की उबूर की है, लेकिन आज दिन तक वो प्रोटेक्टेड है। जहाँ तक अब बजाय तो आमिर फारूक साहब की इस कोर्ट के फैसले को तनकीदी नज़र से देखा जा रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये चेयरमैन पीटीआई के लिए एक रिलीफ है, ये वक्ती रिलीफ महसूस होता है कि एक तरफ तो चेयरमैन पीटीआई के लिए जो हतमी जो ट्रायल हो रहा था उसको रुकवाने की इस्तदा जो है वो मंजूर कर ली गई है और फिर जो एडिशनल सेशन जज का जो फैसला था और जो ट्रायल हो रहा था उस कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये तमाम तर मामला फिर रेफर किया गया है हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट को ही, यानी जो अदालत की जुरिस्डिक्शन का मामला है ये उसी अदालत ने तय करना है जो ऑलरेडी इस केस के ऊपर हतमी दलाइल तलब कर रही थी, यानी हुमायूं दिलावर साहब की अदालत। हुमायूं दिलावर साहब की अदालत से इस केस को शिफ्ट करने का कहा गया, वो इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई, यानी अल्टीमेटली ये उसी जज साहब की कोर्ट के अंदर मामला होगा जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया या हदफ तनकीद रखा गया। अब इस केस के फैसले को दोनों तरीके से देखा जा रहा है। अब पीटीआई अपने तौर से देख रही है, चेयरमैन पीटीआई के वकील अपने तौर पर देख रहे हैं कि एक तो केस दूसरी अदालत में ट्रांसफर नहीं किया गया, इसी अदालत को कहा गया है कि वो जुरिस्डिक्शन का मामला सेटल करे कि इस अदालत की जुरिस्डिक्शन में ये केस आता है या नहीं आता, ये मामला इसी अदालत ने देखना है। तो ये अदालत कैसे ही अपनी जुरिस्डिक्शन के खिलाफ फैसला दे देगी, या हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट जो ऑलरेडी इस केस का ट्रायल बड़ी तेजी से करना चाहती है वो कैसे कह देगी कि इस अदालत का दायरा कार नहीं है या इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। दूसरी तरफ जो पीडीएम हुकूमत है वो इस केस को इस तरह से देख रही है कि जब मामला हतमी मराहिल में दाखिल हो गया था
फाइनल आर्गुमेंट्स होने थे, हतमी दलाइल होने थे, केस का फैसला महफूज होना था, तो ऐन मौके के ऊपर चेयरमैन पीटीआई अदालत से रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। अब जब एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने कल फरीकैन को बुलाया है और इस केस की जुरिस्डिक्शन पर दलाइल तलब किए हैं, तो देखना यह है कि इस जुरिस्डिक्शन का पहले तो क्या फैसला आता है ना, क्या तय होता है कि क्या ये केस इसी अदालत में चल सकता है, दायराकार क्या है या नहीं चलेगा। फिर अगर ये फैसला हो जाता है, तयन हो जाता है कि इसी अदालत की हुदूद में ये मामला आता है, तो फिर ट्रायल यही चल रहा है। और अगर ट्रायल यही चल रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गवाहान ने तो दलाइल दे दिए हैं। अब चेयरमैन पीटीआई की तरफ से वकला और गवाहान ने दलाइल देने हैं, अब उनको सुनना बाकी रह गया है, जिसके बाद इस केस का जो ट्रायल है वो खासी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, फैसला महफूज हो जाएगा, फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि जिस तरह बार बार सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर इस मामले को चैलेंज किया गया है, स्टे पर स्टे मांगा गया है, कि जिस तरह एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की इस अदालत पर जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया, उसके बाद हो सकता है कि सुपीरियर कोर्ट से जाके इस पर फिर रुजू किया जाए, अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाया जाए और फिर इस केस में मजीद जो फर्दर डिले है वो जितना मांगा जा सकता है मांगा जाए। इसी एक पॉइंट के ऊपर पीडीएम हुकूमत चेयरमैन पीटीआई को तनकीद का निशाना बना रही है कि ये वही हैं जो शरीफ फैमिली के ट्रायल की बात करते थे, जो अपने ओपोनेंट्स के ट्रायल पर बात करते हुए ये कहते थे कि आप तलाशी दे दें, अगर आपने चोरी नहीं की तो रसीदें दिखा दें, तो फिर अपनी रसीदें क्यों नहीं दिखा रहे हैं। ये मामला क्वेश्चनेबल है। अगर मामला सीधा साधा सा है, ओपन एंड शट है, बड़ी क्लैरिटी है इस मैटर के अंदर, तो फिर क्यों नहीं आते चेयरमैन पीटीआई और दिखा देते भी तोशा खाना से ये तहफ़ लिए थे और इनकी मालियत ये थी और इतनी मालियत अदा की गई है। कोई भी खिलाफ कानून मामला नहीं है। एक जर्नलिस्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मालूमात मांगी थी, पीटीआई की उस हुकूमत ने मालूमात को छुपाया था, नहीं दिया था। ये मामला स्नोबॉल होके बड़ा हुआ और इतना बड़ा हुआ कि फिर अक़वाम आलम के अंदर इन तोशा खाना के तहफ़ की गूंज सुनाई देने लगी। और अगर उसी वक्त इसको सेटल कर दिया जाता, इसको इतना बड़ा ना बनाया जाता और अगर वाकई क्लैरिटी इस मैटर में बहुत ज़्यादा होती, तो चेयरमैन पीटीआई अपनी हुकूमत के अंदर इस मामले को सेटल कर लेते। क्या नौबत आती कि आज पीडीएम की हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है। फिर मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ भी खुसूसन इस केस को सुनने के लिए हर हियरिंग के अंदर जाते हैं, फिर एक मीडिया टॉक होती है, रोज़ एक तमाशा लगता है। अब देखना यह भी है कि क्या इस केस का फैसला इसी हुकूमत की टेन्योर में आता है, क्योंकि अब तो चंद दिन बाकी रह गए, या फिर केयर टेकर सेटअप जब आएगा तो उस वक्त इस केस का फैसला आएगा और फिर चेयरमैन पीटीआई के सर पर जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है, अल्टीमेटली वो डिस्क्वालीफाई होंगे। ब्रेक के बाद वापस आता है। वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि स्टूडियोज़ में फॉर्चुनेटली सलीम बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन अयूब साहब, अपॉलॉजीज़ फ्रॉम आवर साइड, वी कुडंट मैनेज टू गेट योर ऑडियो फिक्स्ड इन टाइम, बट फॉर्चुनेटली यू आर विद अस। तो मैं बिला ताख़ीर आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले को चेयरमैन पीटीआई के लिए आप रिलीफ देखते हैं, वक्ती रिलीफ देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि ट्रैप होने वाले हैं, ये एक पड़ाव है थोड़ी देर का, उसके बाद बारी तो आनी है? ब्रियान साहब बहुत शुक्रिया। देखें, तरीके आपको और उनके वकील को वो जो अपने दलाइल है वो अदालत में जाकर दे, और साथ ही साथ जो केस मांड कर दिया है कि ये काबिल समाअत है या नहीं, उन्हीं जज को जिनके ऊपर सबसे ज्यादा एतराज आयद किए चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके वकला की जानिब से। अब मामला इस तरह है कि अब कल ही मुझे ये केस कंक्लूड होता दिखाई दे रहा है, और ख्वाजा हारिस साहब अगर अपने हतमी दलाल देने हैं और उसके ऊपर मेरे ख्याल से वो नहीं एक मिनट रुके हसन अयूब साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि कल ही केस कंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो अदालत की जुरिस्डिक्शन का मामला है ना, कि पहले तो जो जुरिस्डिक्शन का मामला है वो सेटल होना है और किसी अदालत ने ये सेट करना है, दायराकार है या नहीं, पहले ये फैसला होगा तो उसके बाद हतमी दलाइल होंगे ना सर? नहीं, इसी अदालत ने एंड में डिसाइड कर देना है कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है, ये काबिल समाअत है या नहीं है। तो अक्सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इस तरह करते हैं कि मेन केस को की हियरिंग हो जाती है और एंड में जज साहब अपने ऑर्डर में बताते हैं कि ये जो मेंटेनेबल थी या ये मेंटेनेबल नहीं थी। तो अब ये दायरा इख्तियार जो का मामला नहीं है, ये काबिल समाअत होने का या काबिल समाअत ना होने का मामला है, तो ये इन दी एंड डिसाइड कर देंगे। एक और आपको मैं बताऊं इंपॉर्टेंट, नहीं, लेकिन उससे पहले ये क्लियर करें ना सर कि काबिल समाअत है या नहीं है। पहले तो ये मामला सेटल होगा ना कि यहाँ काबिल समाअत है या नहीं है, फिर उसके बाद मामला आगे चलेगा ना। पहले फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे और उसके बाद जज साहब डिसीजन में कहते हैं कि काबिल समाअत है या नहीं है।
और अब जो है, क्योंकि जो ये मामला है ये काबिल समात से मुतल्लिक है, ये जुरिस्डिक्शन से मुतल्लिक नहीं है, तो जुरिस्डिक्शन वाला मामला खत्म हो चुका है। और अब ये हुमायूं दिलावर साहब जो कि एडिशनल सेशन जज हैं, ये तोशाखाना केस में जजमेंट रिजर्व नहीं, अब जजमेंट अनाउंस भी कर सकते हैं। और मुझे कल ऑपरेटिव पार्ट उनकी जजमेंट का अनाउंस होता दिखाई दे रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। कोर्ट्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है गुज़िश्ता के तकरीबन 10 साल से, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं यही देख रहा हूं, ट्रायल भी मैंने कवर किए हैं और ये भी अपील्स भी देखी हैं। तो आई सी दिस हैपनिंग टुमारो, और कल का ही दिन है। और अगर वंस जो जजमेंट अनाउंस कर दी, शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला खत्म हो जाएगा। फिर हाई कोर्ट में दोबारा अपील जाएगी, और जुरिस्डिक्शन के ऊपर भी जब फ्रेश ग्राउंड कोई निर्णय लेना चाहे तो वो अपील में हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं हो पाएगा। Tomorrow is going to be a big day for Chairman PTI then, यानी कल आप ये कह रहे हैं कि इस केस के फैसले को, वर्डिक्ट को रिजर्व नहीं किया जाएगा बल्कि सुनाए जाने के इम्कानात भी हैं। तो फिर ये जो पोस्ट किया जा रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन चेयरमैन पीटीआई के लिए रिलीफ है, तो फिर ये रिलीफ तो ना हुआ? देखिए, अब उनको अगर उनके वकला को समझ नहीं आई तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है। अगर आप जजमेंट पढ़ लें और उसका जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि ये मैटर जो है वो रिमांड किया जाता है, और कल ही जो है जो हतमी दलाइल है उसके अंदर जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो अदालत में पेश हों। उनको बाउंड किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कोई रिलीफ नहीं है। मेरे हिसाब के मुताबिक इस फैसले से, रिमांड करने से वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए अब 2 दिन की छुट्टी आ चुकी है, और 2 दिन के अंदर अंदर जो है ये फैसला जो है ये जजमेंट अनाउंस हो जाएगी। तो आई सी इट हैपनिंग टुमारो इवनिंग, के कल शाम तक फैसला आ चुका होगा, इस टाइम तक जिस टाइम मैं और आप बात कर रहे हैं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन में लिखा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के जो वकला हैं और उनके गवाहान को हैं उनको पॉजिटिवली सुना जाए, उनको टाइम दिया जाए, तो आपको लगता है कि कल ही के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गवाहान को तो सुन लिया गया, वो ठीक है, उस पार्ट के ऊपर तो मामला कंप्लीट है, लेकिन यहाँ से मामले ये कंप्लीशन कल ही हो जाएगी? कल ही के दिन ये इतना इजी है कि इनको सुनने के बाद जज साहब, तो फिर तो ये तासुर नहीं बनेगा कि उजलत क्या है हुमायूं दिलावर साहब को, या ट्रायल कोर्ट इतनी जल्दी में क्यों है? हतमी दलाइल हो रहे हैं, 342 का बयान हो चुका है, इसमें आप कह रहे हैं कि कोई हिस्ट में हो रहा है। कल जो है वो 43rd हियरिंग होगी इस केस की। कितनी हियरिंग होगी? 43rd। ये 4, 5, 6 या 8 हियरिंग्स का केस था, और इन 43rd हियरिंग में अभी तक पता है कितनी मरतबा पेश हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ अदालत के अंदर? 5 मरतबा भी नहीं। तो ये तो उनका अपना तर्ज अमल है। और ये ट्रायल जो है ये 20-25 हियरिंग होती है, इसमें गवाह कितने थे? जो प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं वो कितने थे? और आप देखिए डिफेंस के विटनेस जब उन्होंने दिए वो तो टैक्स रिटर्न से मुतालिक थे। तो ये मामला टैक्स रिटर्न का नहीं है, ये मामला इलेक्शन कमीशन में जो फॉर्म भी आपने सबमिट किया है गोशवारों का है। तो वो इररेलेवेंट उन्होंने डिफेंस विटनेस दिए जिसकी एप्लीकेशन को मुस्तरद किया था हुमायूं दिलावर साहब ने। तो अभी ये मामला मैं आपको बड़ा इजीली मतलब क्लियरली बताना चाह रहा हूं कि मुझे ये केस कल कंक्लूड होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हतमी दलाइल जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज साहब वो दे चुके हैं। अच्छा, मुझे हसन अयूब साहब, फिर जब इस केस को कंक्लूड होने से क्या मुराद है? केस कंक्लूड होगा, वर्डिक्ट सुनाया जाएगा, फिर क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफर करेगी, अदालत लिखेगी, और फिर वो इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करनी है डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से जो भी फैसला है? ये क्रिमिनल केस है, वो फौजदारी कार्रवाई का मामला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भेजा ट्रायल कोर्ट को। तो अब हतमी फैसला जो है, जो ट्रायल से मुतल्लिक ट्रायल हो गया, अब ट्रायल में अगर वो इनको बरी करती है सपोजिटली ट्रायल कोर्ट, तो वो बरी हो गई जी, केस खत्म हो गया। और कल अगर वो उनको कन्विक्ट जो है वो कर देती है, सजा दे देती है, तो फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल तक मैक्सिमम पेनल्टी है। वो अगर कन्विक्शन इनको टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट भी हो गई तो वो 5 साल के लिए जो आप कहते हैं कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगे। और यही बेसिकली उनको खदशा है कि उनको नजर आ रहा है अपनी नाअहली, क्योंकि ये केस बड़ा ओपन एंड शट केस है। अब ये देखें ना, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो अपने गोशवारे यानी 2018, 19, 20 और 20-21 के गोशवारे हैं, उसमें वो जो उन्होंने अपने अमाउंट शो किए, उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, उनके पास मोटरसाइकिल तक नहीं है, उनके पास 1 तोला सोना नहीं है, उनके पास कोई घड़ी नहीं है, और उनके 3 घर हैं, जो एक उनका बनीगाला वाला 300 कनाल वाला, एक जमान पार्क वाला, और एक उनकी अलिया का बनीगाला में 3 कनाल वाला घर। उन तीनों घरों में जो फर्नीचर है, उन तीनों घरों के फर्नीचर की माली तो वो बयान कर रहे हैं 5 लाख रुपए।
यानी वो ये चीज करते और फिर जो वो 5 करोड़ 80 लाख रुपया जाहिर उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी 5 करोड़ 80 लाख रुपया मेरी टोटल इनकम हुई है मुझे तोशा खान के आप ये सोच रहे होंगे कि बनी गाला और जमान पार्क के घर का फर्नीचर मिला के अगर उसकी मालियत 5 लाख बनती है तो आप तो ये सोच रहे होंगे कि आपको भी वो वेंडर ला दे जिसने चेयरमैन पीटीआई को ये सामान 5 लाख में लेके दिया है। तो आप देख रहे हैं, शायद उनके ड्राइंग रूम देख रहे हैं, आप देखिए वो कमरों जमीन पर सो रहे हो सकता है उनके पास चादर भी ना हो सोने के लिए। मैं आपकी इतला के लिए बता दूं कि वो जो सुर्ख सोफा जिसके ऊपर आपको बड़ा एतराज हो रहा था कि चेयरमैन पीटीआई सुर्ख कुर्सी पे बैठे होते हैं, तो कल जो साफियों से मीटिंग हुई है उसके अंदर वो सुर्ख कुर्सी नहीं थी। अच्छा वो नहीं थी, अच्छा लेकिन ये चीज है कि उनके पास 4 बकरियां हैं, ये आपको बताऊं बड़े दरवेश आदमी है। और आपको पता है कि वैसे भी जो चरवाहे होते हैं वो बकरियां चराने वाले, तो वैसे भी उनको हमारे इस्लाम में जो पैगंबर भी गुजरे हैं तो वो भी बकरियां जो है वो चराते रहे। और ये सीधा बात कर रहा हूं मैं। तो ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने 4 साल के जो गोशवारे जाहिर किए हैं उसमें बकरियां उनकी इंटैक्ट हैं, ना बकरियों में इजाफा हुआ है ना बकरियां कम हुई हैं, वही 4 की 4 बकरियां हैं, लेकिन ना उनके पास ट्रैक्टर है, ना गाड़ी है, ना मोटरसाइकिल है, ना ज्वेलरी है, कुछ भी उनके पास नहीं है। चले, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हसन अयूब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर अ डीप इनसाइट, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलीम बुखारी साहब मौजूद है। बुखारी साहब, बगैर किसी तवक्कुफ के मैं ब्रेक नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ नॉन स्टॉप जो है ना मामला चले। तोशा खाना मामले के ऊपर तो आपने सुना कि क्या चल रहा है, मुझे बात करनी है सर ये जो केयर टेकर सेटअप, और फिर जब बात होती है इत्तेहादियों से तो वो कहते हैं जी आपको इतनी उजलत क्या है, हम अनाउंस कर देंगे ना जी, अभी हम जा तो नहीं रहे, आखिरी दिन भी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो आपको लगता है मामला इतना ही सादा है या मामला बड़ा गुंजलक है जो हमें दिखाई दे रहा है? आपने जो कि सवाल करने से पहले पिछली जो बात हो रही थी आपकी हसन अयूब साहब से, उसकी बात की है, तो एक मुझे इजाज़त अगर आप दे देंगे थोड़ी सी। मेरे ख्याल से हाथ कर दिया है पीटीआई के जो चीफ हैं उनके साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो ये कह देती कि जी ये काबिल समाअत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने का हक जो है उनके पास मौजूद था। केस को रिमांड कर दिया है और ऑप्शन भी उसी जज को दे दिया है कि तुमने फैसला करना है, यानी जो तुम्हारा पहला फैसला था वो ज़रा थोड़ा सा वीक था, उसको ज़रा ये फैसला हुमायूं दिलावर के कलम से आएगा। करेक्ट। एंड मेरे ख्याल से मैं इत्तेफाक करता हूँ उनसे कि हाथ हो गया उनके साथ, और कल यकीनी तौर पर क्रिकेटिंग टर्म्स में कहते हैं गुगली है। यस, दिस इज अ गुगली गुगली हो गई। ठीक है जी। अब आ जाइए आपके दूसरे सवाल की तरफ, वो मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए 2 बातें 3 तय हो गई हैं। एक दफ़ा तो हमें बताया गया ये कि ना वो कोई फॉर्म में जज होगा, ना कोई जनरल होगा, ना वो कोई जर्नलिस्ट होगा, सुन लिया हमने। लेकिन उसके बाद जितने नाम टॉय हुए उनमें ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हत्ता कि 2 खवातीन के नाम भी आ गए बीच में, जुगनू मोहसिन का नाम आ गया, मलिया लोधी का नाम आ गया, याद है ना आपको? नहीं, वो जो 4 नाम इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं 4 नाम पढ़ के आपके जी आप मुझे बता दीजिए, लेकिन मुझे मालूम है जिन 4 नाम का शायद खकान अब्बासी है, असलम भूतानी है, हफीज शेख है और फवाद हसन फवाद हैं, यानी उसमें साबिका ब्यूरोक्रेट भी है, एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी है, 2 सियासतदान भी हैं, सीनियर सियासतदान जिनका ताल्लुक एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, दूसरा बलूचिस्तान साइड से इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। तो फिर उसमें इम्पोर्टेड कैसे हो गया इकोनॉमिक एक्सपर्ट और ब्यूरोक्रेट? जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आते रहे ना, वो तो सिलसिला बहुत हो गया अब। हाँ, और हफीज शेख साहब का नाम उनमें चूँकि मौजूद है, इसलिए मेरे ख्याल से तो उनके होने का कोई इम्कान नहीं है। फिर नाम क्यों है? नाम तो टॉय होते हैं ना हमेशा। नहीं सर, सवाल मेरा ये है जब ये नहीं सर, ये पॉलिटिकल स्टेक हो, मुझे इजाजत दीजिएगा, जब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हमारे प्रोग्राम में भी बड़ी शद्दोमत से कहते रहे भाई सीनियर सियासतदान होना चाहिए, हमें और किसी पे एतमाद नहीं है, और भाई सीनियर सियासतदान होना चाहिए, उसके ऊपर आपकी डिस्कशन कंक्लूसिव भी नहीं हो पा रही, आप किसी एक नाम पे इत्तफाक भी नहीं कर पा रहे, फिर आप ये 4 नाम फ्लोट करते हैं, उसके अंदर इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, एक्स ब्यूरोक्रेट है, ये नाम क्यों आया? और अगर ये कंक्लूसिव नहीं होती तो कल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनमें से इकोनॉमिक एक्सपर्ट या साबिका ब्यूरोक्रेट को उठा के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगा दिया, तो फिर आप किसको कोसेंगे? नाम तो आपने दिया था। थोड़ा सा हम जंप कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ मुशावरत हुई है, अभी नाम फाइनल नहीं हुए हैं। इसमें से 3 नाम फाइनल होने हैं, वो 3 नाम क्या होंगे हमें अभी उसका अंदाज़ा नहीं है। कोई नाम किसी स्टेज पर अभी ऐड होने का इम्कान मौजूद है। हम भूल रहे हैं कि एक नाम टॉय किया गया था जिसका नाम है इसाक डार जी, और कोई उसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं कि वो किसने फ्लोट किया था। ठीक, कहीं वही ना हो जाए, क्योंकि वो नाम कहाँ से आया है। भाई साहब ये आपकी बात बादस के आस नहीं, देखें ये कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर डिस्कस हुआ तो फ्लोट हुआ ना। करेक्ट। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं, और इसलिए हुआ कि वो खुशी है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, जल्दी आप किसी की बात मानते नहीं हैं। लेकिन ये नाम जहाँ से फ्लोट हुआ आपको याद होगा, ज़रा पीछे चलते हैं पंजाब के हवाले से। जो नाम फ्लोट हुए थे, किसी ने कुछ सोचा था कि क्या होगा?
ना आपस में इत्तेफाक हुआ, अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के पास गया और जो नाम होना था वो हो तो गया। मैं यही कह रहा हूँ ना कि यहाँ भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब अनाउंसमेंट करेंगे तो नाम तो उसी में से पिक करेंगे ना जो आप फ्लोट कर रहे वो हैं। नाम ऐड हो जाएगा ना किसी भी स्टेज के ऊपर, अभी तो वो स्टेज गुजरी नहीं है। व्हाटसोएवर मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कंसल्टेशन के अंदर भी आपका कोई प्रिंसिपल स्टांस होता है ना, आप प्रिंसिपल पोजीशन लेते हैं कि मैं सीनियर सियासतदान होगा, फिर ये कहाँ से आ जाते हैं? मतलब फिर मैं थोड़ी आप अंदाजा लगाइए कि हफीज शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा रहे, हफीज शेख पीटीआई का भी हिस्सा रहे हैं, हफीज शेख कंसर्न क्वार्टर्स के मंजूर नज़र भी हैं, ताकतवर हलकों की भी मंजूर नज़र है, वो मोइन कुरैशी पार्ट 2 या शौकत अजीज़ पार्ट 2 है। फिर ये नाम आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं जब आपको नाम इतना बुरा लगता है और आप चाहते भी नहीं है कि कोई ऐसा पैराशूटर मेरे ख्याल से इसके पीछे एक ट्रिकी सिचुएशन है। अच्छा, चूंकि जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बनने जा रही है उसने ना तो पीपल्स पार्टी की सुननी है, ना नून लीग की सुननी है, ना जेयूआई की सुननी है, ना किसी और की सुननी है। अच्छा। उसने जिनकी सुननी है उनका नाम फाइनल होना है। अब आग इससे खुल के कहूँ तो इसहाक डार का नाम मेरा ख्याल है कि अशराफिया कह लें आप उसको, एस्टेब्लिशमेंट कह लें आप उसको, उनकी तरफ से फ्लोट हुआ और 2 रीजन हैं उसकी। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, आप इसको गलत कह सकते हैं। एक तो ये कि इंटरम सेटअप 90 दिन का होने नहीं जा रहा, भूल जाइए इसको, ठीक हो गया। देयरफॉर समबडी हैज टू बी देयर जो IMF के साथ किए हुए मुआहदे और इकोनॉमिक सिचुएशन की कंटिन्यूटी को इंश्योर कर सके। कौन है जनाब वो? इकोनॉमिक एक्सपर्ट। हु इज इसहाक डार? वो आप इसहाक डार, हाँ, इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, लेकिन somebody कुछ भी मुझे लग रहा है एक्सपर्टीज इन कॉमर्स फाइनेंस। आपकी परेशानी एज ए डेमोक्रेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ भी डेमोक्रेसी के एतबार से होने नहीं जा रहा। ये वही तय करेंगे, उन्हीं ने तय करना है और उन्हीं का बंदा आएगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के जरिए अनाउंस हो या खुद ये आपस में मुशावरत करें। देखिए हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, मैंने आपको हवाला जानबूझ के दिया है। वो ये तय करना कि किसने उस हुकूमत को 3 महीने कह लें, 6 महीने कह लें, साल कह लें चलाना है, ये फैसला इन सियासतदानों ने नहीं करना, ना ये इनके बस की दिस इज बात है। वेरी अनफॉर्चुनेट सर, ये अनफॉर्चुनेट, ये बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है? Absolutely, कि हम yes. एक बार फिर शौकत अजीज या मोइन कुरैशी की कंटिन्यूएशन, और फिर ये सियासतदान कह रहे होंगे कि पैराशूटर्स हमें कबूल नहीं है, वो आते हैं इकोनॉमी का तहस नहस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे पावर इतने एम्पावर्ड नहीं होते हैं, ऑल दो बड़े एम्पावर्ड होते हैं उस तरफ से जहां से उन्होंने डिसीजन लेना होता है, लेकिन बोरी बिस्तरा गोल करते हैं और वापस वहीं चले जाते हैं जहां से वो आए होते हैं। फिर थोड़ी सी जिसारत करूं मैं जी, वो ये कि जिस तरीके से हम IMF के आगे लेटे हुए हैं, ये हफीज शेख का नाम वहाँ से फ्लोट हुआ है। ठीक, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल International establishment और जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, नाउ यू आर गेटिंग मी, ठीक, ये नाम उनका है। ठीक। और अगर आएगा तो कंसीडर तो होगा, आप चाहे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हमने कौन सी बात उनकी पहले नहीं मानी है जो हम ये नहीं मानेंगे उनकी? हफीज शेख इज नॉमिनी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लस द वेस्ट। अच्छा, अब मुझे सर ये बताइए कि इस वक्त इकोनॉमिक टर्मोइल है, वो अभी बादल छटे नहीं हैं, अभी भी हम स्टैंड बाय अरेंजमेंट लेके बैठे हुए हैं IMF का, वो हमें पूरा करना है, अदरवाइज उसके बाद फिर हम उसी सवाल उठा रहे होंगे डिफॉल्ट कर गया नहीं कर गया। तो और हम अगर अपनी पॉलिटिकल ज़रा हिस्ट्री उठा के देखें तो उस पर भी जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनका बड़ा फेवरेट रहा है कि कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट होना चाहिए, वो हमेशा तकिया करते हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि अभी नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड, माइंडसेट वही है। इतनी तब्दीली ज़रूर आई है कि इस दफ़ा वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो है वो फॉरेन नॉमिनेटेड नहीं होगा, वो डोमेस्टिक नॉमिनेशन लेकिन होगा इकोनॉमिक होगा, एक्सपर्ट। इकोनॉमिक एक्सपर्ट। तो ये भी तय है कि ये जो डिस्कशन हो रही है ये कोई कंक्लूसिव नहीं होगी, नहीं बिल्कुल नहीं होगी। ये पार्लिमानी कमेटीज को जाना है, पार्लिमानी कमेटीज में भी ये मामला विल स्टे हैंगिंग इन द एयर। यस, और वो नाम कहीं से भी आ सकता है, वो नाम राजा रियाज ले सकते हैं भाई, उसको कौन रोक सकता है? उनको नाम ही इंक्लूड करना है ना। जब इत्तेफाक नहीं होगा तो 3 नाम वो और 3 नाम ये जाएंगे इलेक्शन। अच्छा, मुझे बताएं वहाई साहब, आपने कल वज़ीर आज़म का जो इशाइया था उससे प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब आपने सुना होगा, वो भी खासा फोकस्ड था टूवर्ड्स इकोनॉमी। उनका जो फोकस था वो इकोनॉमी था, डिफ़ॉल्ट था, परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी रही, प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही, हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, इसहाक डार साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमने बहुत अच्छा, और फिर वो तारीफ़ करते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, बड़ी अच्छी बात। इस कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर आप देख रहे हैं कि जो अलाइनमेंट थी आज से कुछ 4-5 महीने पहले, वो अलाइनमेंट अब नहीं है। जो लाइन शहबाज शरीफ साहब लिए हुए हैं वो उन्हीं की है जिनका फैसला होना है, जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं या ताकतवर हल्के हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द कोलिशन पार्टनर्स आर ऑन द अदर साइड। या आपको लगता है सेम पेज अभी भी बरकरार है, जो कुछ हो रहा है ये तय है, रजामंदी से हो रहा है? जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, शहबाज शरीफ हैज़ ऑलवेज बिन देयर हॉर्स। उन्होंने कहा है
ये उन्होंने एस्टैब्लिश acknowledge बात है, किया कोई इसके बारे में किसी रॉकेट साइंस की जरूरत 12 को बाईपास तकरीब से खिताब करते हुए कल उन्होंने कह दिया Correct. आप भले नाराज होते हो जाए, Correct. मैं एस्टैब्लिशमेंट का उनका और एस्टैब्लिशमेंट का एक ही फोकस है, ठीक। उनका एक ही नॉमिनी होगा, इसलिए इसमें किसी ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? पीपल्स पार्टी जो है वो गिव एंड टेक के ऊपर खड़ी है हमेशा की तरह से। उनको थोड़ी स्पेस चाहिए पंजाब में, वो अगर मिल जाती है उनको तो दे विल डू एनीथिंग। ये जो आंखें दिखाई हैं रज़ा रहमानी साहब हैं, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो सिर्फ गिव एंड टेक के ऊपर है। जरदारी साहब इज़ ए बेस्ट बारगेनर नोन एवर इन पाकिस्तान। देखें सर, बारगेनिंग भी कुछ लो कुछ दो उस वक्त बेहतर होता है जब आप तगड़ी पोजीशन में होते हैं। क्या आपको लग रहा है कि अभी पीपल्स पार्टी ने कोई स्ट्रेंथ गेन की है, तगड़े हुए हैं या वीक हो गए हैं? ये खास तौर पे एक वीक नहीं हुए हैं, थोड़ी सी पोजीशन गेन की है उन्होंने, पर्टिकुलरली इन सिंध। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिंध तमाम तर कबाहतों के बावजूद अभी तक पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है। जरदारी साहब का ख्याल ये था कि अगर हमें थोड़ी सी स्पेस पंजाब में मिल जाए, 15 से 20 सीटें, और बलूचिस्तान में जैसा कि उनकी हमेशा से थोड़ी बहुत वो हुई है, नहीं हो रहा तो वो उन्होंने ये जो कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे, वो इन्हीं ख्वाहिशात बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ ना, नहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। करेक्ट। ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वही होगा जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। तो वो तो फिर पीपल्स पार्टी को तो कबूल नहीं होगा। अभी वज़ीर आला सिंध का जो फिर टोन गिव और एंड टेनर टेक की है, बात जो है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं होती। एक और कैरेक्टर हम भूल रहे हैं और वो कैरेक्टर है बड़े मियाँ साहब का। तो वो कहाँ है इस सारी पोजीशन में? वो छोटे भाई के साथ सेम पेज पे हैं शहबाज साहब, क्योंकि उन्होंने तो सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग लड़ी है ना सर। देखिए, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ गुड कॉप बैड कॉप वाला जो मामला है वो उसी तरह बदस्तूर खड़ा है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वापस नहीं आ रहे? बिकॉज ऑफ हिज ट्रैक नहीं, आप तो हमें बताते रहे कि वापस आ रहे हैं, अगस्त करेक्ट। में आ रहे हैं, 14 अगस्त को आएंगे। मेरा भी यही ख्याल था, मैंने डेट दी थी, आपने अच्छा किया मुझे याद करा 14 अगस्त को आपने। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज तब्दील होंगी तो उसके साथ साथ सारे हवाले तब्दील हो जा सकते हैं। तो ग्राउंड रियलिटीज तब्दील हो गई है हाँ जी, या ग्राउंड रियलिटीज तब्दील हो नहीं रही हैं? तब्दील- जो पहले थी, हाँ। जो ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था वो अभी भी नहीं मिल रहा है। करेक्ट। ये इसको आप दोनों तरह से देख सकते हैं। होगा वही जो पिया चाहेंगे, और पिया कौन है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आके वक्त के लिए। सीनियर सारा सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी अच्छी बात यह है कि कुछ कहा भी नहीं और कह भी गए। बहुत सारी बातें जो है वो बिन कही कह जाते हैं। ब्रेक लेते हैं, क्विक शॉर्ट ब्रेक लेके ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। पीटीआई से निकलने वाली एक और जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, जिसका जो स्ट्रेंथ है या बेस है वो खैबर पख्तूनख्वा है। इसको लीड परवेज़ खटक कर रहे हैं और परवेज़ खटक ने एक निजी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए ये कहा है कि बैलेट पेपर पर यानी इंतखाबात में एक ही पीटीआई होगी और वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन होगी। अब इसका मतलब क्या है बात करेंगे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के तर्जुमान ज़ियाउल्लाह बंगश साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये परवेज़ खटक साहब का जो स्टेटमेंट है कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ही बैलेट पेपर पर होगी, पीटीआई नहीं होगी, सबसे पहले तो क्लियर करें ना, इसका मतलब क्या है? इसका तो परवेज़ खटक साहब ही बता सकते हैं, लेकिन ये है कि जब भी इलेक्शन होंगे तो पीटीआई भी हो सकता है और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी हो सकता है, मतलब दोनों पार्टियां हो सकती हैं। और जो परवेज़ खटक साहब ने अगर बात की है तो वो मुझसे ज्यादा बेहतर उनको पता होगा कि ये बात नहीं, परवेज़ खटक साहब ये कह रहे हैं कि एक ही पीटीआई होगी बैलेट पेपर के ऊपर, वो होगी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। मतलब इसका मतलब ये कि पीटीआई नहीं होगी? ये तो देखिए अभी बहुत वक्त है इलेक्शन में, इलेक्शन के जब दिन आएंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनी हो गई ना। तो अब तो मतलब अब वक्त से पहले बंदा कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आपने ये कहा कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन पीटीआई में जम हो जाएगी, ये क्या फॉर्मूला है? नहीं, हमने तो मैंने तो ऐसी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि अभी है, वक्त है, अभी बहुत वक्त है और जब इलेक्शन के दिन करीब आएंगे तो उस वक्त सूरत हाल जो होगी वो वाज़ेह होगी। फिर नहीं, क्या पॉसिबिलिटी है कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन पीटीआई में शामिल हो जाए? इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी तो हमारी तो नई पार्टी, हम तो अभी प्रिपरेशन फेज है, सारा कुछ अभी प्रिपेयर हो रहा है, सेटिंग हो रही है पार्टी को बूस्टिंग के लिए। नहीं, लेकिन ज़ियाउल्लाह बंगश साहब गुज़श्ता रोज आपका ये स्टेटमेंट खासा पॉपुलर हो गया, वायरल भी हुआ, जिसमें आप ये बात कर रहे थे और जिसमें इस ऑप्शन का जिक्र आपने किया है कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन पीटीआई में जम हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? ये फिर हमने कल उसकी हमने तरदीद की थी और हमने कहा था कि हमारा जो
कोर कमेटी की जो स्टेटमेंट जारी हुई थी उसमें हमने कहा था कि हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस हम इलेक्शन में अपने तमाम हलकों से अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और हमारे जो पार्टी के दरवाजे हैं वो सबके लिए खुले हैं। तो वो पता नहीं जैसे कौन से मीडिया चैनल ने उसको फिर पीटीआई का लगा के वो वायरल किया, तो वो फिर उसकी हमने तब्दील की थी। हमने कहा था कि हमने ये कहा है कि हमारे जो कैंडिडेट होंगे वो तमाम हलकों से हम खड़े करेंगे और हमारे दरवाजे मीन्स के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के दरवाजे तमाम पार्टियों के लिए खुले हैं, शमूलियत के लिए भी खुले हैं। और फिर जब इलेक्शन के दिन आएंगे तो उस वक्त भी हम देखेंगे कि क्या वो भले पीटीआई क्यों ना हो। मतलब ये देखें, अब फिर अगर आप उसको पीटीआई के साथ लिंक कर रहे हैं तो मैं फिर कहूंगा कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले, तो सबके लिए मतलब पाकिस्तान की 130 पार्टी है तो 130 की 130 पार्टियों के लिए हमारे देखिए ना, इसी की कंटिन्यूएशन है ना जो परवेज खटक साहब ने कहा कि बैलेट पेपर पर पीटीआई एक ही होगी और वो होगी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। इसके कहने का मतलब भी तो यही है ना कि पीटीआई नहीं होगी तो पीटीआई के वो लोग जो पीटीआई छोड़ना चाहेंगे पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो जाएंगे, या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में जमा हो जाएगी। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। वो अगर पीटीआई से कोई आना चाहे तो हमारे दरवाजे खुले हैं, वो अगर किसी भी पार्टी से आना चाहे तो हमारे दरवाजे सबके लिए ओपन तो इसके लिए बातचीत हो रही है पीटीआई से? ये तो मुझे नहीं पता जी, क्योंकि ये तो ऊपर मतलब खटक साहब और महमूद खान साहब, क्योंकि वो पार्टी के हेड है तो ये उनको पता होगा कि वो मतलब कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त कोई किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ियाउल्लाह बंगश साहब पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे। मुझे बताया जा रहा है प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा जी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।